नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारतीय सेना लगातार स्वदेशी तकनीक से विकसित हथियारों से लैस हो रही है। अब इसी कड़ी में एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड एडवांस डिफेंस वॉर वेपन सिस्टम का पहली उड़ान परीक्षण की गई। यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा। जानकारी के मुताबिक परीक्षण डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को लगभग 12:30 बजे उड़ीसा के तट पर किया। भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों, किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले, हेलीकॉप्टर से किए जाने वाले हमले और अन्य किसी भी प्रकार के हवाई हमले को निष्क्रिय किया जा सकता है। बता दें कि IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी QRSAM, उसके साथ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें और एक DEW यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार शामिल है। इसके सफल परीक्षण के बाद ये तो तय है कि अब इससे दुश्मन वाकई खौफ खाएगा। लेकिन हम आपको इस सुदर्शन चक्र के बारे में इसलिए भी बताना चाह रहे हैं क्योंकि सुदर्शन चक्र की परिकल्पना DRDO बहुत पहले से तय किए हुए था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले से अपने संबोधन में भी 2035 तक पूरे देश को इस चक्र का कवर देने की बात कही। उधर आसमान में यह भारत का एक नया कवच है क्योंकि स्वदेशी हथियारों से भारतीय सेना लैस हो रही है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। 23 अगस्त को 12:30 बजे उड़ीसा में परीक्षण हुआ। फाइटर जेट ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम। IADWS सतह से हवा में मार करने वाली QR यानी क्विक रिएक्शन रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों से लैस है और DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम यानी लेजर आधारित वेपन सिस्टम से भी ये लैस है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी मेरे साथ, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स, और रवि कुमार गुप्ता, पूर्व वैज्ञानिक DRDO मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ। लेकिन क्योंकि इसकी परिकल्पना, इसकी रचना, इसकी सोच उसको DRDO जमीन पर उतार रहा है और चीजें भारत की आत्मनिर्भरता को आगे ले जा रही हैं। सबसे पहले रवि सर आपका रुख करूंगा। ये सुदर्शन चक्र किन मायनों में खास है? इसकी जो चीजें हैं, इसके वेपन सिस्टम हैं, वो सैटेलाइट से लेकर ग्राउंड हर तरीके से कनेक्टेड है। कितनी बड़ी इसकी तैयारी रही कि ये टेस्ट सफल हो पाया? रवि सर। धन्यवाद राजेश जी। मैं पहले तो कहना धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, आपके चैनल को, जो आप एक से एक बढ़िया लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं हमारे देश की उनको जनता के सामने लाते हैं। ये टेस्ट अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। हम जब सुदर्शन चक्र की तरफ, जब हम ऑपरेशन सिंदूर में जो हमें सफलता मिली, अब उनकी तरफ देखते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमने दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन को हमने तबाह कर दिया और अपने जो साजो सामान है, हमारी रक्षा प्रणालियां हैं, हमारी सेनाएं हैं या कोई और महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उनको कोई नुकसान होने नहीं दिया। तो उस तरह से ये इसी कड़ी में एक और आगे एक कदम है। दुश्मन ने हमारे उस समय तक की जो काबिलियत है वो देखी। ये जो तैयारी थी चल रही थी, इसके लिए काफी समय से DRDO उन चीजों पर काम करता आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो युद्ध आज के देश का जमाने का युद्ध है, ये पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। नई नई तकनीक लगातार आती रहेंगी, आती रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। हमें लगातार काम करना पड़ेगा और इसीलिए आत्मनिर्भरता का महत्व आज के जमाने में बहुत अधिक बढ़ गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, DRDO पूरी तरह से मिसाइल्स के क्षेत्र में सक्षम है। हमने इसी कड़ी में कुछ ऐसे मिसाइल्स का, रक्षा प्रणालियों का विकास किया था जो अपने आप में भी पूरी तरह सक्षम है। जैसे इसमें जो 3 प्रकार की प्रणालियां हैं, विश्वगार्ड, ये आपके बहुत जो कम दूरी का जो है, जब आपका दुश्मन का हथियार हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुका होता है, तो वेरी शॉर्ट रेंज ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम ये कंधे से फायर किया जाता है। इसको कंधे से भी कर सकते हैं, जीप से भी कर सकते हैं, ट्राइपॉड से भी कर सकते हैं। ये भी अपने आप में पूरी तरह इंडिपेंडेंट एक रक्षा प्रणाली है। दूसरा है आपका QRSAM, इससे और अधिक दूरी से। और फिर है आपका, जैसे आपने बताया, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही बड़ा मिसाइल हो जाता है, उतना ही अधिक उसका खर्चा बढ़ जाता है।
तो अगर मेरे पास एक ऑलरेडी एक, लेकिन एक बात और भी है, क्योंकि अगर मिसाइल, दुश्मन का मिसाइल या ड्रोन या विमान हमारे बहुत नजदीक आ चुका होता है, तो अब हमें ऐसे मिसाइल चाहिए जो बहुत अधिक तेज गति से चलने वाले हों और बहुत ही एजाइल हों। एजाइल का मतलब अपनी दिशा को वो दुश्मन के विमान के या टारगेट के हिसाब से लगातार बदलते रह सकें। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 3 अलग अलग प्रणालियां विकसित की गई थी। और अब जो हमने टेस्ट अभी किया है कल का, ये इन तीनों को एकीकृत करके किया गया। तो ये एक शॉर्ट रेंज का, जो आपका कहेंगे कि शॉर्ट रेंज में जब लास्ट मोमेंट पर अगर दुश्मन का जो टारगेट है हमारा, वो या जो खतरा है बिल्कुल हमारे सर पे आ चुका होता है, तो उस समय तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये सिस्टम अपने आप में डिसाइड करेगा कि इन तीनों में से कौन से हथियार का प्रयोग करना है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रयोग करना है। राजीव जी, वाकई ये किसको हथियार को यूज करना है, कैसे यूज करना है, ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ चीजें सामने रख दी। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, हम अब उस दौर से निकल चुके हैं जहां बूट्स ऑन ग्राउंड की पहले बात हुआ करती थी। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत नए एक्सपीरियंस भारत को दिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर वॉर एक ऐसे चैप्टर की तरह होता है जिसे हर सेना पढ़ती है, हर जगह के वॉर को, कि उसमें क्या ऐसा रहा जो खास रहा। हम सुदर्शन चक्र की अगर बात करें ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, भारत की कोस्टल एरियाज और भारत के हिली एरियाज या डेजर्ट एरियाज, पूरे भारत के बॉर्डर को ये कितना सिक्योर कर देगा? 2035 तक तो प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन शायद मैं गलत नहीं हूं तो डीआरडीओ उम्मीद कर रहा है इसका एक ऐसा वर्जन जो भारत को सेफ रखने में तैयार हो, वो 2026 में ही ऑपरेशनल हो। थैंक यू राजीव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया न्यूज एक अकेला चैनल ऐसा है कि जो जब भी कोई नया वेपन सिस्टम आता है तो स्पेशली एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, आधा घंटे का, 1 घंटे का। इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारी पब्लिक को इसके बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरी बात कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, मोटिवेशन बहुत बढ़ता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक को मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में अदरवाइज कोई जानकारी होती नहीं है। तो थैंक यू फॉर दैट। किसी भी देश के लिए उसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में एयर डिफेंस मजबूत होना बहुत जरूरी है, सर्वाइवल के लिए भी और दुश्मन को हराने के लिए। सिर्फ एयर डिफेंस से भी आप दुश्मन को हरा सकते हैं, ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे वर्ल्ड में वॉर्स के एग्जांपल हैं। अगर आप दूसरे ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज से आप दूसरे देश के एयर डिफेंस को खत्म करते हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, और एयर डिफेंस से अपने आप को बचाते हैं, इसीलिए इजराइल के आयरन डोम की इतनी ज्यादा बातें होती हैं। तो हम ऑलरेडी उस पहल को कर चुके हैं और हम उसको प्रूव कर चुके हैं। नाउ जो आपने क्वेश्चन किया है वो बहुत सही किया है कि अभी तक हम सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक ज्यादा थे, पाकिस्तान बॉर्डर्स को ज्यादा देखते थे। अब लेकिन हमें 2 फ्रंट नहीं, हमें 3 फ्रंट वॉर भी लड़ सकता है, 3.5 फ्रंट भी, क्योंकि आधा फ्रंट तो हमें अपने देश में ही लड़ना पड़ता है। एकदम सही। इन सब के लिए ये इंडिजिनियस वेपन सिस्टम्स होना बहुत जरूरी है। अब एयर डिफेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? एयर डिफेंस भी ऑफेंस का काम करता है। देखिए, जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है तो उसको, उसके हथियारों को, उसके वेपन्स को या उनके एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना ही अकेला एयर डिफेंस का काम नहीं होता है। उनके सिस्टम, उनके मिशन को डिले भी किया सकता है, डिनाई भी किया सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने वही किया था कि उनके एयरक्राफ्ट 300 किलोमीटर आईबी से नजदीक नहीं आ पा रहे थे, वो डिटेरेंस का काम था। बहुत सारे एयरक्राफ्ट ने आने की कोशिश की तो वो वापस गए, वो डिनाइल था। तो एक जो डिटेरेंस जो क्रिएट करता है कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, वो एक बहुत ही शानदार जीत होती है किसी भी देश के लिए। नाउ इस सिस्टम की बात करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड क्यों माना जाता है, मांगा जाता है? इसलिए जरूरी होता है किसी भी सिस्टम को मल्टी लेयर्ड होना, एयर डिफेंस सिस्टम को मेनली, कि आपने सपोज 100 मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट एक साथ लॉन्च कर दिए। हर वेपन सिस्टम की अपनी वेपन टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी होती है। दूसरी बात, ये जो टारगेट्स हैं ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होते हैं, तो हर मिशन टाइम सेंसिटिव होता है। आपको उतना टाइम मिले ना मिले, तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही एनिमी अपने ऑफेंस इंटेंट को दिखाए, आप कंटिन्यूअसली, जब तक वो अपने टारगेट पे पहुंचेगा, आप उस पर कंटिन्यूअसली प्रहार करते रहें।
तो आपको लॉन्ग रेंज वेपन्स भी चाहिए, मीडियम रेंज वेपन्स भी चाहिए, शॉर्ट रेंज वेपन्स भी चाहिए, एडी गन्स भी चाहिए, और बाद में लेजर जैसे वेपन्स भी चाहिए। ये जो सुदर्शन चक्र की आप बात कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सुदर्शन चक्र नाम उसको इसीलिए दिया गया, उन्होंने मेंशन भी किया था कि जब बहुत ज्यादा जरूरत या आखिर में श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र यूज करते थे, और वो उसको मतलब वार उसका कभी खाली नहीं जाता था। तो इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा हो, सुदर्शन चक्र, जिसका वॉर कभी खाली नहीं जाए, यानी कि वो आप कभी भी उसके किसी भी टारगेट के थ्रू या दुश्मन के थ्रू कोई भी डैमेज अपने आप को ना पहुंचाने दें। ये सुदर्शन चक्र की खासियत है। ये वेपन अपने आप में ही बहुत काबिल है, क्योंकि जैसा गुप्ता साहब ने भी बताया कि इसमें ऑलरेडी वी शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेपन, मैं जनता की नॉलेज के लिए भी बता देता हूं कि QRSAMs हैं, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। जो भी, जब हम जनरली मीडियम रेंज की बात करते हैं तो 15 से 25 किलोमीटर की बात करते हैं टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता। जब हम शॉर्ट रेंज की बात करते हैं तो 3 से 5 किलोमीटर की बात करते हैं, जो उन्होंने बताया कि जीप से फायर कर सकते हैं या शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हो सकती हैं। और जो लेजर की बात करते हैं वो हम अप टू 3 किलोमीटर की बात करते हैं। तो ये जो लेजर इसमें है, हमने लेजर सिंदूर में भी यूज किया था उनके टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। प्राइवेट प्लेयर्स ने कुछ वेपन सप्लाई किए थे आर्मी को, तो BSF के पास भी है। तो ये जो लेजर है बेसिकली, ये ड्रोन को, अगर ड्रोन आता है तो ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम्स को फेल कर देता है, वो स्टॉल होके गिर जाता है। तो इसलिए, और अगर स्वान ड्रोन्स की बात करें, जैसा पाकिस्तान ने किया था कि 100 ड्रोन्स भेज दिए और आप उसके एक ड्रोन जो 1 लाख का भी नहीं है उस पर आप 5 लाख की मिसाइल मारते चलेंगे, तो वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव मींस नहीं है। तो इसलिए दूसरा एक और चीज है कि सारे ड्रोन्स बॉर्डर के पास से नहीं आते ना। हमें ऐसे यूक्रेन जैसा अटैक भी प्लान किया सकता है, जो उसने रशिया में प्लान किया, जिसने उसकी 33% की स्ट्रेटेजिक फोर्स खत्म कर दी, जो एयरफील्ड के आसपास ही प्लान किया। तो अगर ऐसे कुछ अटैक्स भी होते हैं तो ये पॉइंट डिफेंस के लिए भी जो आपका DEW, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जो लेजर वेपन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सुदर्शन चक्र और सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए ये बहुत शानदार कदम है। और हमारा जोश एक्चुअली सिंदूर के बाद ही बढ़ा है, क्योंकि हमें खुद पे ही भरोसा नहीं था कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। वॉरलाइक सिनेरियो क्रिएट करना एक अलग चीज होती है, लेकिन वॉर में फाइट करना एक अलग चीज होती है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में अगर हम इसको प्रोड्यूस कर पाए जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, तो जो आप बोल रहे हो हमारे कोस्टल रीजन से लेके चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान बॉर्डर्स, नहीं, आप सही बोले। हो जाएगा। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा फ्रंट है जो इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है और उसे कंटेन करना भी बहुत जरूरी है वक्त से पहले, लिहाजा अपना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में उसका, वो कहते हैं जो खिलाड़ी होता है वो अपने खेल से बताता है कि कितना मजा हुआ है, वो केवल अब बाइट देकर या बयान देकर नहीं बात करता। खैर रवि सर, इसके बारे में जो स्टडी मैंने भी की, सुदर्शन चक्र जब पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा, बताया जाता है 2500 किलोमीटर दूर तक मिसाइलों को केपेबल है कि वो नष्ट कर सकता है। यानी भारत बहुत लंबी आय करके चल रहा है। हाइट की बात करें तो वो भी शायद 150 किलोमीटर का एक ऊंचाई में भी टारगेट रखा गया है, जो बड़ी रेंज की मिसाइल्स हैं, जो कि आप समझिए थर्मोस्फेयर्स तक आती हैं, वहां से आ रही हैं। थर्मोस्फेयर्स तक जो 600 किलोमीटर या उससे ऊंचाई की बात होती है। हमारे दर्शक इस बात को समझ लें कि स्पेस की जो लेयर्स होती हैं 7 के करीब लेयर्स होती हैं, और इसमें थर्मोस्फेयर करीब 600 किलोमीटर तक होती है। अगर उसके बीच में 100 से 600 के बीच में ले जाकर हम इंटरसेप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो बियॉन्ड रेंज है ये चीजें। ये केवल कहने से नहीं होता रवि सर। राजीव जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये जनता को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की आज की डेट में क्षमताएं क्या हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि DRDO ने अभी तक जो सिस्टम बनाए हैं उनके माध्यम से हम ये, आपने जितना रेंज बताया, ये पूरा रेंज हमारे हथियार कवर करते हैं। अलग अलग अपने आप में जो सिस्टम्स हैं वो इस पूरे रेंज को कवर करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हमारा जो BMD सिस्टम है, ये भी फेज 1 और फेज 2 का था। दोनों फेज कंप्लीट हो चुके हैं, फुल्ली डेवलप्ड हो चुके हैं। फेज 2 वाला 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली जो मिसाइल्स होती हैं, जैसे हमारी अग्नि 5 है, अगर दुश्मन उस रेंज की यानी 5000 प्लस वाली को भेजता है, ये मिसाइल्स जब आपका, मैं आपको याद दिलाऊं, 2012 में जब अग्नि 5 का परीक्षण हुआ था,
तो ये इस रेंज से भी कहीं अधिक ऊंचाई तक गई थी मिसाइल। तो इन मिसाइलों को रोकने का जो सिस्टम बनाया है ये पूरी तरह सक्षम है दूर तक जाने में भी। फिर हमने 27 मार्च 2019 को हमने परीक्षण किया अपना एंटी सैटेलाइट सिस्टम का। वो सैटेलाइट जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ रहा था, उसको हमने जिसकी क्लोजिंग वेलोसिटी जब वो टक्कर मारे, हमारे मिसाइल ने जाकर उसको टक्कर मारी है, वो लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति हो गई दोनों को मिला करके। और उस रफ्तार से स्पेस में हमने जाकर के उसको हमने ध्वस्त किया है। और ध्वस्त कैसे किया है? डायरेक्ट हिट। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी तेज रफ्तार से चलने वाले इतनी ऊंचाई तक, पहली बात तो वहां तक पहुंच पाना, तो हमारी मिसाइल पूरी तरह सक्षम है। हमारे 700, 800, 900 किलोमीटर और उससे अधिक भी आप अगर, फिर उसके बाद वहां पे मैन्यूवरेबिलिटी करना। देखिए जब हम 30 किलोमीटर से नीचे, यानी जहाँ पे वायुमंडल होता है, वहां के मैन्यूवरेबिलिटी एक अलग कहानी है। वहां पे एरोडायनामिक सर्फेसेस होती हैं, हम वायु का प्रयोग कर सकते हैं अपनी गति को, दिशा को बदलने के लिए। लेकिन जब आप 30 से 40 या और अधिक ऊंचाई पे चले जाते हैं किलोमीटर की, हम स्पेस में एंटर हो चुके होते हैं। जैसे आपने बताया 100-150 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए, जहाँ सैटेलाइट होते हैं। ज्यादातर कमर्शियल सैटेलाइट जो आपके जो लो हाइट वाले सैटेलाइट्स हैं, ज्यादातर ये 300, 400, 250 किलोमीटर के रफ्तार में उठते हैं। हमने वहां पे उनको डिस्ट्रॉय करके दिखाया है। तो ये एक अपने आप में क्षमताएं हैं। और लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे उस किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पे मुझे आपको रोकना है, तो मैं अपना बीएमडी का इस्तेमाल करूंगा। बीएमडी का एक मिसाइल सैकड़ों करोड़ का आता है। तो क्या मैं एक ड्रोन के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं और डिटेल लेता हूं रवि सर आपसे, क्योंकि आप जो बातें जब कहते हैं तो हम मेरे ख्याल से हमारे दर्शक केवल सतह छू पाते हैं। आपने जो बातें अभी बताई वो सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगती हैं, लेकिन जब उनको उतारना पड़ता है तो एक एक कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए और वो हमारा अनुभव बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मेरे दर्शक ये देखना चाहेंगे कि जिस सुदर्शन चक्र की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा डिस्कशन हम पहले कर लें और फिर चीजों को सामने रखें, तो एक बार हम दिखा देते हैं कि क्या जमीन पे उतारा जा रहा है, भविष्य का खाका कैसा है। फिर आप लोगों से एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण, मिसाइल, ड्रोन या जेट सब हवा में होंगे तबाह। भारत का नया कवच, दुश्मन खाएगा खौफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 से दुश्मन के तमाम हमलों को रोक दिया। यही नहीं, भारत का ये सुदर्शन चक्र पलटवार भी खूब किया। दुश्मन के ड्रोन को तो गिराया ही, फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया। और अब इस श्रेणी में एक और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होने के लिए तैयार है। जी हां, भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली यानी IADWS का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण भारत की एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी क्षमता को एक नए युग में ले जाने वाला साबित हुआ है। ये उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करती है जिनके पास आधुनिक स्वदेशी और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है। DRDO ने 23 अगस्त को दोपहर लगभग 12:30 पर ओडिशा तट से इस एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया। इसके सफल परीक्षण के बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो गया। IAWDS या इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। इसमें कई तरह के स्वदेशी या भारत में बने हथियार शामिल हैं, जैसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VSHORADS मिसाइलें और एक शक्तिशाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी DEW शामिल है। यानी इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कई टारगेट को निशाना साधा जा सकता है। मसलन IAWDS ने अपने टेस्ट के दौरान एक साथ 3 अलग अलग टारगेट पर हमला किया। इनमें 2 तेज रफ्तार वाले ड्रोन थे जिनके पंख स्थिर थे और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन था। सभी टारगेट को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस प्रणाली में QRSAM, VSHORADS और एक हाई एनर्जी लेजर हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने अलग अलग दूरी और ऊंचाई से इन टारगेट पर निशाना साधा।
इन सभी हथियारों को डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया है। भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों, किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले, हेलीकॉप्टर से किए जाने वाले हमले और अन्य किसी भी प्रकार के हवाई हमलों को न केवल निष्क्रिय किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन के इन हथियारों को हवा में ही मार गिराया जाएगा। यही नहीं, इसके हथियार निर्देशित ऊर्जा हथियार से लैस हैं। उच्च शक्ति वाला लेजर आधारित यह हथियार आधुनिक युद्ध की दिशा बदलने में सक्षम है और शत्रु के हवाई लक्ष्यों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। इस उड़ान परीक्षण ने भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता को स्थापित कर दिया है। यानी इसके आने के साथ दुश्मन मुल्क खौफ खाएगा। आसमान में भारत के नए कवच को देखकर दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर होने के इस प्रयास में अगर एक भी हिस्सा आत्मनिर्भरता से बाहर है तो हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। शायद आप समझ रहे होंगे मैं ये कहना चाहता हूं, सुदर्शन चक्र प्रणाली जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें या दूसरी चीजें, ऐसा तो नहीं है कि वो हम कहीं और से ले रहे हों, कि वो अगर कहीं और से ले रहे हैं तो फिर वो शायद हमें दिक्कत करे क्रिटिकल पॉइंट पर। बिल्कुल ठीक पॉइंट बोला राजीव जी आपने। देखिए, अगर हम ये बात करते हैं आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट इंडिया की, तो आप ये मान के चलिए अगर हम मैक्सिमम सेक्टर्स में आत्मनिर्भर हैं तो हम सुपर पावर हैं। यानी कि हमारा जो व्हाइट पेपर है वो यही तो बोलता है कि हम 2047 तक हम वर्ल्ड में एक सुपर पावर बन के उभरेंगे। उसके लिए हमें मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स में, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एविएशन हो, इकोनॉमी हमारी अच्छा करी रही है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। तो ये उसकी तरफ पहला कदम है। दूसरी तरफ सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी टेक्नोलॉजी 100% हो। जैसे आज हम ड्रोन्स भी बनाते हैं, उसमें कैटेगरीज हैं कि आपकी 50% इंडियन है, 70% इंडियन है, 90% इंडियन है, लेकिन एम यही होना चाहिए कि आप उसमें 100% हो। उसका कारण ये है कि बाकी डिप्लोमेसी और व्यापार भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स और ऐसे केमिकल्स और ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो आपके यहाँ पैदा ही नहीं होते, तो आपको बोरो तो करने पड़ेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेक्नोलॉजी, जो थॉट प्रोसेस जो आपने बनाया है, जो उसका कोड है, वो सब आपके पास होना चाहिए। बाकी चीजें तो सेकेंडरी होती हैं। जैसे आपने जहाज बना लिया, अब आप राफेल का आपके पास कोड नहीं है, आप उसमें ब्रह्मोस लगाना चाहें, कल को अस्त्र लगाना चाहें, अपनी मिसाइल्स तो नहीं लगा सकते। कल को वॉर होगा तो राफेल की मिसाइल्स के लिए आपको फ्रांस के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन Su-30 में हम अस्त्रा भी लगा सकते हैं, हम ब्रह्मोस भी लगा सकते हैं। कल को हम एक और लॉन्ग रेंज की मिसाइल लगाएंगे, बॉम्ब लगाना चाहेंगे तो उसमें लगा देंगे। वाकई मैं इसी चीज को रवि सर के पास ले। रवि सर, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे जो तपेश चौधरी सर कह रहे हैं, सोर्स कोड या ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हमारे बड़े टारगेट को हमसे दूर करने के लिए मेजर रोल प्ले कर जाती हैं। बेशक मैं ग्रुप कैप्टन चौधरी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं होता कि हम एक एक नट बोल्ट अपने देश में बनाएंगे। जो सोच है, जो इनोवेशन है, जो पूरा ओवरऑल डिजाइन है, जिसको हम अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने देश के क्लाइमेट के हिसाब से, टेरेंस के हिसाब से डिजाइन करते हैं, वो बेहद आवश्यक है। जो हम ऐसा करते हैं उस समय हम इस बात का डिजाइन में ध्यान रखते हैं कि जिन चीजों को हम बाहर से ले भी गए हैं, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 15% हो, जितनी भी हैं, ये वो चीजें होती हैं जो ऑफ द शेल्फ किसी भी जगह से मिल सकती हैं। कोई एक नहीं देगा हमें, दूसरा जगह से मिल जाएगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरी जगह से मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी उदाहरण दिया रफाल का, वहां जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसमें जो चीजें लगती हैं वो हमें सोर्स कोड नहीं देते। वो हमें निर्भर होना पड़ता है, अंत तक को हमें विदेशों पर ही निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उसका डिजाइन नहीं है, ना ही वो हमारी जरूरतों को पूरी तरह से कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। कई ऐसे हम उदाहरण मिल जाएंगे। अभी जैसे स्ट्राइकर की बात आती है, आपका जो स्ट्राइकर सिस्टम है वो टेस्टिंग की गई तो पता लगा कि वो लद्दाख में जाकर के उसका इंजन काम ही नहीं कर पाता, वो अपना वजन नहीं ले पाएगा, वो बाकी का लोड क्या लेके जाएगा। जबकि हमारा जो अपना डिजाइन किया हुआ वेब सिस्टम है वो पूरी तरह सक्षम था, वो हर तरह के टेस्ट में पूरा उभरा है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ ये है कि मेरा अपना डिजाइन को कल को आवश्यकता पड़ती है, कोई पार्ट नहीं मिलता, मैं तुरंत मेरे उस सप्लाई चेन जो है उसकी पूरी सप्लाई चेन पे मेरा नियंत्रण होना चाहिए। और वो इन चीजों में जो हथियार, डीआरडीओ, भाई जितने भी हमारे मिसाइल सिस्टम है, मैं कहूँगा
आज की तारीख में हमारे मिसाइल सिस्टम में हम मुझे लगता है डीआरडीओ और भारतीय फोर्सेस इस बात को भली भांति समझती हैं कि फ्यूचर क्या है। फॉरवर्ड प्लानिंग एक छोटा शब्द हो सकता है, लेकिन उस पर काम करना शायद सभी ने शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भारत की ताकत देखने भी लगी है। रवि सर और तपेश सर, बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी, क्योंकि भारत के पास अभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गजब की क्षमता दिखाई। दुनिया ने भी माना कि S-400 के मुकाबले अभी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की होगी एंट्री। पाक की हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी फेल। रूस ने भारत को दिया हाईटेक हथियारों का ऑफर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तानी ड्रोन और फाइटर जेट ने हमला किया तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन यानी S-400 ने इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। सिर्फ नाकाम ही नहीं किया, बल्कि सुदर्शन के पलटवार में पाकिस्तानी फाइटर जेट जमीन पर नजर आए। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अहम भूमिका रही, जो हमारे देश को रूस से मिला है। अब रूस ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। रूस ने एक बार फिर भारत से दोस्ती का परिचय दिया है। रूस ने भारत के साथ मिलकर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन करने का प्रस्ताव दिया है। यह डिफेंस सिस्टम भारत की सैन्य शक्ति को और बढ़ा सकता है। S-500 का नाम सामने आने के बाद सवाल तो यही सामने आएगा कि S-500 है क्या और क्या है इसकी खासियत। S-400 जहां से हाई एल्टीट्यूड वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाता है, वहीं S-500 इससे भी तेज है और वो फ्यूचर वॉर के लिए डिजाइन किया गया है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट, F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे खतरनाक और 5th जनरेशन वाले विमानों को भी धुआं कर देगा। ये अमेरिकी F सीरीज के जेट और बॉम्बर्स जैसे हथियारों को निशाना बनाता है। इसकी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए 600 किलोमीटर और हवाई लक्ष्यों के लिए 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये मैक 20 तक की स्पीड से जाता है और 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के बेड़े में शामिल हो जाता है तो यकीन मानिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम भारत के पास होगा। रूस का S-500 अपने पुराने वर्जन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से काफी एडवांस है। ये बहुत ही मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है। S-400 सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि S-500 के पास अंतरिक्ष में भी दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता है। ड्रोन, क्रूज और मिसाइलें छोड़िए, S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार सकता है। रूस पहले भी इसे भारत को ऑफर कर चुका है और इस बार वो तकनीक साझा करके ज्वाइंट प्रोडक्शन करना चाहता है। भारत ने रूस से मांगा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। चीन पाक की हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी फेल। S-400 से कितना अलग? माना तो यही जा रहा है कि रूस के प्रेसिडेंट के भारत दौरे पर S-500 को लेकर बड़ी बातचीत हो सकती है और अगर ये हो गया तो रणनीतिक तौर पर भारत को बड़ी बढ़त मिलेगी।